हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ मैग्नेटिज्म इस लेसन का ये पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में थोड़ी बेसिक बातें होगी, जैसे मैग्नेटिज्म क्या है, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेक्स्ट मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक फील्ड। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला बेसिक को समझने के लिए है ना, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक को ज़रा समझना होगा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में क्या पढ़े थे, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है समझो, ठीक है, तो यहाँ से है ना हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते रहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाते रहते हैं ऐसे। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसको आप देख नहीं सकते, ये एक इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है जो कि चार्ज निकालता रहता है। और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है समझो। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स में आते रहते हैं, मतलब इस तरह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आते रहते हैं। तो एक है पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकाल रहा है, मतलब वहाँ से अवे जा रहे हैं, और एक है नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उसके टुवर्ड्स में आ रहे हैं, राइट। अभी देखो, जितने एरिया में यानी कि जितने स्पेस में ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फैले हुए हैं यानी कि स्प्रेड हुए हैं, उतने पूरे एरिया में इस चार्ज का इफेक्ट रहेगा यानी कि असर होगा। अब ये चार्ज क्या करता है, ये फोर्स एक्सर्ट करता है, तो यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज होगा समझो, तो ये चार्ज का असर ये इसके ऊपर रहेगा, मतलब इस पॉइंट पे कोई आएगा तो उस पर ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, है कि नहीं। तो जितने एरिया में ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फैले हुए हैं उतने एरिया में इसका इफेक्ट रहेगा, यानी कि क्यू चार्ज का इफेक्ट रहेगा। तो इस पूरे फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी कैपेसिटी है, यानी कि उसकी जो असर है, उसका इफेक्ट है, ज़्यादा कहाँ रहेगा। देखो, ज़्यादा यहाँ रहेगा क्योंकि इधर ज़्यादा क्राउड है, और यहाँ पर जो क्राउड है वो कम रहेगा। तो अगर एग्जाम्पल के लिए हमने एक आध एरिया ले लिया समझो, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया ए होगा। अब इस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होके जा रहे हैं, यहाँ से और भी लाइंस ऑफ फोर्स पास होके गए, इधर से इस तरह जा रहे हैं। तो ये एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम दिखाते थे ई से दिखाते थे। और जो भी ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहे हैं ना, इन्हें कहते इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको हम लिखते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे लिखते थे। तो कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो यहाँ पर लिखेंगे, अपॉन यहाँ का एरिया कितना है, एरिया ए है। तो ये बताएगा कि ये एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इधर कितना रहेगा, ऐसे हम देखते थे। अब देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा था, और ये हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में, हम पढ़ते हैं ऐसे, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमारा क्या टॉपिक, मैग्नेटिज्म है, यानी कि यहाँ मैग्नेट की ज़रूरत है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर ले लिया, एक बार मैग्नेट ले लेते हैं। अब ये बार मैग्नेट में ना, एक तरफ होता है साउथ पोल और एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल को मैं यहाँ ले लेता हूँ और साउथ पोल को इधर ले लेता हूँ। दिस इज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एग्जैक्टली है क्या, जो एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखती हैं और जो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो ये बार मैग्नेट है। अब देखो, इसमें कहीं पर एक सेंटर पॉइंट होगा, लेट से मैंने इसको ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बार मैग्नेट क्या करेगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये भी क्या करेगा, अट्रैक्शन रिपल्शन करेगा, राइट। तो अट्रैक्शन रिपल्शन करने का इसका जो असर है, इसका जो इफेक्ट है, लेट से एग्जांपल मान के चलते कि इतने पूरे एरिया में समझो, इस पूरे एरिया में इस मैग्नेट का इफेक्ट है अट्रैक्शन करने का या रिपल्शन करने का, मतलब इस पूरे एरिया में इस मैग्नेट का इफेक्ट है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बनी रहेगी इस मैग्नेट के वजह से। समझ में आ गया। अभी जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट क्या करता है, कोई और दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो उनके साथ क्या करेगा, या तो ये अट्रैक्शन करेगा या तो ये रिपल्शन करेगा। अगर मान के चलो कि यहाँ पर कोई मैग्नेट आया है जिसका नॉर्थ पोल ऐसा है, समझो मान के चलो ये ऐसा है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा।
अगर मान के चलो कि मैंने यहाँ पर कोई मैग्नेट लेके आया जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे है, तो देखो ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो मैग्नेट है बाकी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के साथ या तो ये अट्रैक्शन करेगा या तो रिपल्शन करेगा। तो जो अट्रैक्शन रिपल्शन करने की जो प्रॉपर्टी है, जो ये आदत है, उसे कहते हैं मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं उसे, मैग्नेटिज्म कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब देखो ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर पूरा इफेक्ट बना है अट्रैक्शन रिपल्शन का। तो वो कैसे डिसाइड होगा, वो ऐसे डिसाइड होगा, देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती है, यहाँ नॉर्थ टू साउथ। जैसे यहाँ क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा था। ये जो भी जा रहा है ना, इसे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो इसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं क्योंकि आपको पता है चार्ज की वजह से क्या बनता है, करंट बनता है। हमने इससे पहले के लेक्चर में देख चुके हैं, इससे पहले के जो टॉप लेसन हमने पढ़े थे उसमें हम आपको समझा चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू क्या बनता है, करंट बनता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बनता है ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जो भी लाइंस यहाँ पर जा रही है। वैसे यहाँ जो लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं इसे कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उधर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इधर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, और यहाँ बाहर नॉर्थ टू साउथ। इधर ऐसे नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाएंगे, बाहर नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाएंगे। यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से बाहर जाते रहते हैं और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ की तरफ आते रहते हैं, राइट, इस तरफ आते रहते हैं और यहाँ इधर से बाहर जाते रहते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, इधर भी नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रहे हैं। तो आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ जाते हैं और इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ टू नॉर्थ जाते हैं, अंदर ऐसे जाते रहते हैं। अब जितने एरिया में ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्प्रेड हुए हैं यानी कि फैले हुए, उतने पूरे एरिया में इस मैग्नेट का असर रहेगा यानी कि इफेक्ट रहेगा। अब इस पूरे एरिया में इस मैग्नेट का इफेक्ट है, मतलब इस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, देखो इस पूरे एरिया में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इसे हम बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या देख रहे थे, स्ट्रेंथ देख रहे थे कि ए पॉइंट, मान के चलो कि यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब उसका स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है कि नहीं। अब जरा यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लस क्यू चार्ज से लेकर माइनस क्यू चार्ज तक जाता रहता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाते रहते हैं। वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नॉर्थ टू साउथ हो रहे हैं। समझ में आ रहा है, इधर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे, और इधर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो हम इसके क्या बोलेंगे, इधर का जो स्ट्रेंथ है इसको प्लस एम पोल स्ट्रेंथ कहेंगे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसके स्ट्रेंथ को माइनस एम पोल स्ट्रेंथ कहेंगे। माइनस और प्लस सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि इसके तरह आप यहाँ पर एनालॉजी कर सके, यानी कि कंपैरिजन कर सके। जैसे देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाते हैं, वैसे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज के पास आते हैं, तो यहाँ पर साउथ पोल के पास आते हैं। तो ये साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है उसको मैंने माइनस स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया और इसको प्लस एम से रिप्रेजेंट किया, यानी कि नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है उसको प्लस स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया, साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को माइनस एम से मैंने रिप्रेजेंट किया। कुछ बुक्स में इसको यहाँ पर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते क्यू एम करके, प्लस क्यू एम करके रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पोल स्ट्रेंथ को माइनस क्यू एम करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे भी रिप्रेजेंट करें, कुछ टेक्स्ट बुक में इससे रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ टेक्स्ट बुक में इस तरह दिखाया जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अगर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया निकालता हूँ, ये वाला एरिया है, ये एरिया कितना है, ए एरिया है समझो, ठीक है। अब यहाँ से है ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं और मुझे चाहिए यहाँ इस एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है।
देखो इतना तो पक्का है कि ये पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इधर ज्यादा रहेगा या इधर ज्यादा रहेगा। चलो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट P बता दिया और यहाँ पॉइंट B बता दिया। पॉइंट P के पास मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहेगा और B के पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो क्राउड है, जो उनका पूरा ग्रुप है, इधर ज्यादा है। यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्राउड ज्यादा है, तो इधर इन जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ यहाँ है वो कम रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ निकालना है तो फिर फॉर्मूला कैसा रहेगा? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। देखो इंडक्शन का मतलब स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम किससे बताएंगे? बी से बताएंगे। तो अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि इस एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखना है और उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ देखना था तो हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मुझे इस वक्त इस एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो देखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम बताएंगे बी से। ठीक है, तो इस एरिया से कितने फ्लक्सेस पास होके जा रहे हैं? अभी देखो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक ही हो गया। तो यहां से कितने फ्लक्सेस पास होके जा रहे इस एरिया से, वो फ्लक्सेस अपॉन यहाँ का एरिया कितना है। एरिया छोटा रहना चाहिए, ज्यादा फ्लक्सेस पास होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा। अगर इस एरिया से जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस है वो कम जाएंगे तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कम रहेगा। आप समझ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? अट्रैक्शन करने का या रिपल्शन करने का कैपेसिटी, स्ट्रेंथ। अब अगर इधर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाओगे तो मान के चलो कि अगर आपने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हो, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ है साउथ पोल और आप इसके पास में लेके आए, तो इधर क्या होगा? जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा एकदम फटाक से, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बन जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि इधर फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वही आप यहाँ लाओगे तो थोड़ा कम अट्रैक्शन या कम रिपल्शन होगा, इतना याद रख लो। और अट्रैक्शन कब होगा? अगर इधर नॉर्थ है और सामने वाला साउथ है तो अट्रैक्शन हो जाएगा। इधर नॉर्थ है और सामने वाला जो आप मटेरियल लेके आ रहे हो और उसके वहां पर अगर नॉर्थ रहेगा तो नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ये बात आप समझ गए होंगे, राइट? एनीहो, अब मैं इधर यहाँ निकालना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है यहाँ से कितने फ्लक्सेस पास होके गए हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, अपॉन यहाँ का एरिया कितना है, तो यहाँ पर एरिया। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इसको, समझा क्या यहाँ पर? या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन मतलब इन शॉर्ट में कहूँ तो स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से कितना पास होके जा रहे हैं? 1 2 3 है, ठीक है, तो 3 जा रहे हैं, लेकिन फ्लक्स को कैसे बताते? ये वाले सिंबल से बताते। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को है ना ऐसे फाई ई करके लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को है ना फाई बी करके लिख रहा हूँ, अपॉन इसका जो भी एरिया होगा, एरिया क्या रहेगा? ए। अब देखो इसका अगर यूनिट निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट क्या आएगा? इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, तो दिस इज अ वेबर। और ये एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका जो यूनिट आने वाला है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर आने वाला है। वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही कहते हैं टेस्ला, मतलब इसी को क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं, और टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा या टेस्ला हो जाएगा, इतना याद रखना। क्लियर है? ये है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसे बनता है वो हम समझ गए। तो अभी जो हमने टॉपिक समझे उसमें क्या समझे? सबसे पहला तो हमने समझा मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म मतलब क्या? ऐसा एक मैग्नेटिक मटेरियल
जो दूसरी मटेरियल के साथ, वो तो अट्रैक्शन करना करेगा या तो रिपल्शन करने का। जो अट्रैक्शन रिपल्शन करने की जो टेंडेंसी है, जो आदत है इस मैग्नेटिक मटेरियल का, उसे कहते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है। और एक बात याद रखो, अगर आप इस मैग्नेट को कट कर दोगे, समझो अगर आपने यहाँ से कट कर दिया तो इधर नॉर्थ पोल है तो फिर यहाँ साउथ पोल बन जाएगा। मतलब ये जो बनेगा ना, यहाँ फिर नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। आप अगर इसे कट कर दिया समझो, और इसको दो पार्ट कर दिया, एक छोटा पार्ट यहाँ पर और एक छोटा पार्ट इधर कर दिया। अब इधर है नॉर्थ तो यहाँ बन जाएगा साउथ, और यहाँ कट के देखो यहाँ पर अगर साउथ है तो इधर बन जाएगा नॉर्थ। यानी कि ये मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल में नहीं रहेगा, हमेशा डाइपोल बना के रहेगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। समझ में आ गया। और जहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के जाते हैं ना, वो नॉर्थ पोल, और जहाँ पर आते हैं वो साउथ पोल। और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाते हैं। इतनी बातें तो आपको याद रखनी चाहिए। इतना तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा, बार मैग्नेट मतलब क्या? ये जो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप में रहता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है, तो ये है बार मैग्नेट। क्लियर हो गई। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इसको निकाल लेते, देखो अभी देखो हमने जो यूनिट पढ़े, हमने एक मिनट, इसको निकाल लेते। हमने जो यूनिट पढ़े अभी, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या रहा था? B इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला देखो, पाई अपॉन एरिया हो गया है ना। तो इसका यूनिट आ रहा था वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं। टेस्ला को हम T से दिखा रहे हैं, राइट। तो ये हो गया इसका यूनिट। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको इसके ऊपर और भी कॉन्सेप्ट समझनी है। ये तो जस्ट एक जनरल फॉर्मूला है। अब अगर एक कोई मैग्नेट है, उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जनरली कोई भी पॉइंट हो सकता है इस एरिया में कहीं पर भी, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस एरिया से कितने फ्लक्सेस पास हो रहे हैं अपॉन कितना एरिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ कि लेट से यहाँ से कितने फ्लक्सेस पास हो रहे, 3 फ्लक्सेस पास हो गया, तो मैं लिख दिया यहाँ पर 3 वेबर अपॉन एरिया, उधर 1 मीटर स्क्वायर है समझो, तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि ये आ जाएगा 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर B इज इक्वल टू 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब टेस्ला, तो 3 टेस्ला ऐसे बता देंगे। क्लियर है। और एक बात याद रखो, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कभी ऐसा एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखो, ये बार मैग्नेट है समझो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब ये यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं, तो ऐसे करके कोई भी ऐसे क्रॉस करके नहीं जाएगा, इस तरह कोई भी क्रॉस करके ऐसा नहीं जाएगा। मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, अगर ये बार मैग्नेट है, ऐसे हमने निकाल लिया बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई सेंटर पॉइंट होगा समझो। अब ये पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर प्लस m का पोल स्ट्रेंथ है और इसके ऊपर माइनस m का पोल स्ट्रेंथ है। देखो पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो माइनस प्लस नहीं होगा, हम सिर्फ ये बताने के लिए कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है, ये नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल करके, उसमें क्या होता था, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज होता था और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज होता था, यहाँ पर कोई सेंटर पॉइंट होगा, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 2l डिस्टेंस होता था, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस l और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस l। तो जो ये ऐसा मटेरियल है जहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में एक फाइनल डिस्टेंस का सेपरेशन है, तो इसे हम बोल रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल कह रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब अगर आप बार मैग्नेट को कंपेयर करोगे तो ये भी उसके तरह ही काम कर रहा है। देखो जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर नेगेटिव पोल है और यहाँ पर पॉजिटिव पोल है, इनके बीच में भी यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना दोनों का, ये कितना 2l डिस्टेंस होगा, मतलब इधर से लेके इधर तक l डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक l डिस्टेंस, मतलब ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर, सेंटर से दोनों भी एक भी डिस्टेंस पे रहना चाहिए, और दोनों मिला के पूरा कितना 5 + 5 पूरा 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये उसके तरह ही रहता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल भी कह सकते हो। तो बार मैग्नेट एक्ट एज अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल।
वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ये क्या बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो हम इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था, P इज इक्वल टू इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज लेने का उसका मैग्नीट्यूड, तो प्लस क्यू रहेगा तो भी क्यू लेने का और माइनस क्यू रहेगा तो भी क्यू, और इन दोनों में कितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने का, तो 2L है तो 2L से मल्टीप्लाई किया। वैसे ही यहाँ पर बार मैग्नेट का भी क्या बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक का नाम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल टू इन दोनों में से कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ, ये ले लो या ये ले लो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैंने ले लिया यहाँ पर M, ठीक है, और उन दोनों में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 2L, यानी कि ये पोल और ये पोल के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2L डिस्टेंस है, तो 2L। इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगा देखो, अब जरा देखो, ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ पर होगा, अंदर की तरफ, यहाँ से इधर जाएगा, यानी कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ जाता है, और इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स साउथ टू नॉर्थ रहता है। तो अंदर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कहाँ पर जाएगा, साउथ टू नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो ये होगा, इसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, अब अगर आपको फिर सवाल बन रहा है कि सर ये तो आप बता दिया, लेकिन ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है क्या, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा एक क्लैरिटी देता हूँ। देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, एक बार मैग्नेट है। तो अगर मैं इस बार मैग्नेट को, लेट से मैंने यहाँ दिखा दिया, ये रहा अपना बार मैग्नेट ऐसे, तो ये बार मैग्नेट के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ ये एटम्स होगा इस तरह, इसके अंदर बहुत सारे क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे, है ना। अब ये किसी ना किसी एटम से बना हुआ है। अब जैसे आयरन ले लिया हमने, तो आयरन के मान के चलो कि आयरन से बना हुआ है, ये मैग्नेट आयरन का बना हुआ है, तो इसके अंदर क्या रहेंगे, आयरन के एटम्स रहेंगे। आयरन के एटम्स है, मतलब एटम्स के जो शेल होते हैं, ऑर्बिट्स, उसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यानी कि ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है पता है क्या, एक तो वो ऐसे घूमेगा और साथ में खुद के अराउंड भी घूमेगा। मतलब कैसे, जैसे मैं यहाँ पर हूँ और सर्कल में मुझे घूमना है, तो मैं ऐसे घूमूंगा और साथ में खुद के अराउंड भी ऐसे घूमूंगा, समझ रहे हो। मतलब वो रोटेशनल मोशन भी करेगा, सर्कुलर मोशन भी करेगा। तो जब रोटेशनल मोशन करेगा और सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसके वजह से कुछ मोमेंट क्रिएट करेगा, और वो जो मोमेंट है उसके वजह से ये मैग्नेट के पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है अट्रैक्शन करने का, रिपल्शन करने का। तो ये अंदर जो होता है वो एटम्स की वजह से ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है। अब एक तो ये सर्कुलर मोशन करेगा ना, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और घूम रहा है ना तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। उन दोनों को ऐड करके मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है, जिसे हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझा। तो अभी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आप 12th में आके डिटेल में पढ़ने वाले हो। आपको 12th के लेसन में ये इसके बारे में दिया गया है, तो वहां पर आप पढ़ोगे। अभी कंफ्यूजन मत होना, बस अभी के लिए इतना समझना कि इस बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मोमेंट बनती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन इसके अंदर दो पोल होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल दो पोल का मोमेंट है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये होते हैं। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखना है तो क्या करोगे, m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 12, बस ये लिख लोगे आप ऐसे। स्मॉल m क्या बताया हमने, पोल स्ट्रेंथ। अभी कुछ बुक्स में क्या करते हैं, इस पोल स्ट्रेंथ को है ना ऐसे qm से दिखाया गया है, तो qm इंटू 12 भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है। तो सिर्फ सिंबल ऐसा लिखा रहता है, कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसा है, कुछ टेक्स्ट बुक में इस तरह है। तो अगर आप ये बात समझ गए तो आई थिंक आपको मेन टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है,
तो चलो हमने क्या किया, मैग्नेट डाइपोल मोमेंट को कवर कर लिए। बाकी छोटी छोटी बातें जो है, बार मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म होती है, ये छोटी छोटी बातें हमने बेसिक चीजें समझे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके एक्सिस और इक्वेटर क्या होते हैं वो देख लेंगे। देखो अभी हम यहां देखते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है इधर। ठीक है, ये है बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट पे देखो मैं यहां ऐसे दिखा दे रहा हूं, इधर होगा साउथ पोल और यहां होगा नॉर्थ पोल। अभी आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। फिर आप सोचोगे सर यहां साउथ इधर नॉर्थ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। आप मैग्नेट को घुमा दो, इधर नॉर्थ आएगा इधर साउथ आ जाएगा, है ना? क्लियर है? देखो अभी यहां पर क्या हो रहा है, ये पॉइंट ओ है समझो, सेंटर पॉइंट। इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस एल है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एल है, और यहां मैं इधर ले रहा हूं, यहां से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा कितना 12 है। ठीक है, अब यहां से एक लाइन खींच रहा हूं मैं जो कि दोनों पोल से पास होती हुई जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, यहां जो रहेगा ये प्लस एम का पोल स्ट्रेंथ और यहां क्या माइनस एम का पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखो ये जो दिख रहा है ना, इसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, मतलब ये बन जाएगा एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या? द लाइन पासिंग थ्रू द बोथ द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट। दोनों पोल के ऊपर से पास होती जो लाइन जा रही है उसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। सो दिस इज अ मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहां पर ये बार मैग्नेट का जो सेंटर पॉइंट है ना, इसके ऊपर से एक लाइन पास हो रही है ऐसे। ठीक है, इस तरह पास हो रही है। अब ये जो लाइन है इसे कहते हैं इक्वेटर। सो मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। ये इक्वेटर क्या कर रहा है? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द बार मैग्नेट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर पॉइंट। बार मैग्नेट के सेंटर पॉइंट से पास होके जा रही है, और ये जो बार मैग्नेट है उसके प्लेन को कैसा है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसे कहते हैं इक्वेटर। तो अभी आपको एक्सिस और इक्वेटर समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा देखो ये जो यहाँ पर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है ना यहाँ पर, इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। तो अभी आपको मैग्नेटिक लेंथ कितना दिख रहा है? 12 दिख रहा है। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज द मैग्नेटिक लेंथ। डेफिनेशन आएगा तो क्या लिखोगे? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज द मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर हो गई? तो अभी हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 12 आ रहा है, राइट? दूसरा देखो ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये कॉर्नर वाला पोजीशन, अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मेरा जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो मैंने कॉर्नर पे नहीं रखा है, मैग्नेट के थोड़ा अंदर है और मैग्नेट के थोड़ा अंदर है। तो ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, कॉर्नर यानी कि बार मैग्नेट का ये कॉर्नर, इनके बीच में, दोनों कॉर्नर के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल लेंथ। जियोमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, दिस इज जियोमेट्रिकल लेंथ। तो एक बात बता दूं, ये जो मैग्नेटिक लेंथ है ना, ये मैग्नेटिक लेंथ का फॉर्मूला क्या आता है? 5/6 इंटू जियोमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलो या जियोमेट्रिकल? ज्योमेट्रिकल लेंथ। अगर हमें ये दोनों लेंथ निकालना है समझो, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस है ना वो निकालना है, तो क्या करो, जो बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट का पूरा लेंथ कितना है काउंट करो। मान के चलो कि ये पूरा लेंथ आ रहा है 12, यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक बार मैग्नेट का पूरा लेंथ मैंने काउंट किया, और कितना आ रहा है? 12 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दिया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। और ये कितना? 5/6। 6 1 जा 6 2 जा 5 2 जा कितना? 10। यानी कि ये जो लेंथ है ये कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर। समझा? मतलब इधर होगा 1 सेंटीमीटर और यहाँ होगा 1 सेंटीमीटर और ये होगा 10 सेंटीमीटर। 10 + 1 + 1 पूरा कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। मतलब ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो याद समझ में आ गया? ये जो मैग्नेटिक लेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ निकालना आसान है। क्या करना है? जो बार मैग्नेट है ना उसका लेंथ डायरेक्ट मेजर करने का।
मान के चलो इतना बड़ा ये बार मैग्नेट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लास्ट कॉर्नर से लेके लास्ट कॉर्नर तक पूरा लेंथ मेजर करेंगे और उसको यहाँ रख देंगे, इंटू 5/6 करेंगे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा 10, समझा। मतलब उधर 1 सेंटीमीटर के दूर पे ये कॉर्नर होगा, 1 सेंटीमीटर के दूर पे ये कॉर्नर, और बीच में कितना 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गया। अब क्या होगा देखो, हम अगले लेक्चर में जब डिस्कस करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हमें इतना पता है कि ये बार मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, सभी जगह पे बनता है। पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहेगा, मैं किसी एक पॉइंट पे निकालूंगा यहाँ कहीं, जो कि अलोंग दी एक्सिस पे। तो हम निकालेंगे यहाँ पर बी एक्सिस, इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर मैं यहाँ पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, यानी कि बी इक्वेटर, इक्वेटर पे जाने वाले पॉइंट पे यहाँ निकालूंगा। ऐसे करके हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। बस आज के लेक्चर में क्या करना था, इंट्रोडक्शन समझना था, थोड़ी बेसिक बातें हमें समझनी थी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।